सबसे पहले इस बुलेटिन में खबर नरेंद्र मोदी की। काशी विश्वनाथ की नगरी में नरेंद्र मोदी ने गंगा से लेकर गरीबी तक के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वो कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं, और अब तक कांग्रेस ने लोगों को बर्बाद किया है। उन्हें मौका मिला तो सब कुछ ठीक ठाक दुरुस्त कर देंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो पब्लिक से पटे रानी तालाब के इस मैदान के हर कोने से हर हर मोदी गूंजने लगा। भगवान शंकर की इस नगरी में मंच पर भी शिव की तस्वीर लगी थी। गंगा को लेकर यहाँ के लोगों की भावनाओं को मोदी ने सबसे पहले पकड़ा और गंगा की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। हजारों करोड़ रुपए देश की तिजोरी से निकाले गए हैं। देश की जनता हिसाब मांगती है, जवाब मांगती है कि गंगा शुद्धिकरण के लिए आपने क्या क्या किया। बात गंगा से आगे बढ़ी तो गरीबी तक पहुंची। मोदी ने फिर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। बताने में जुट गए कि उन्होंने तो बचपन गरीबी में गुजारा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेची है, मुफलिसी को महसूस किया है। इसके बारे में कांग्रेस के उपाध्यक्ष क्या जाने। उनके नेता तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तो कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक मन की अवस्था होती है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। विधानसभा चुनाव के बाद मोदी की ये पहली बड़ी रैली थी। लंबी चुप्पी के बाद मोदी ने एक बार फिर वाराणसी में खुलकर कांग्रेस पर हमला किया। हिंदुस्तान के गरीब की यह हालत न रहती अगर गरीबी का कोई एक दोषी है तो एक परिवार दोषित है भाइयों। एक परिवार ने देश को, गरीबों को तबाह करके रखा हुआ है। गांधी परिवार के अलावा मोदी ने निशाने पर समाजवादी पार्टी को भी लिया। अखिलेश सरकार पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया। कानून व्यवस्था के हाल को खस्ता बताया। यूपी की जनता से ऐलान किया, वक्त आ गया है, सही लोगों का चुनाव करो। गंगा के शुद्धिकरण के लिए पहले दिल्ली को शुद्ध करना पड़ेगा, लखनऊ को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा शुद्ध होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने मिशन पूर्वांचल के लिए वाराणसी को चुना था। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां अलख जगाने के लिए उन्होंने अपने बेहद करीबी अमित शाह को प्रभारी बनवा रखा है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मोदी खुद वाराणसी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने काशी से किए अपने विजय शंखनाद में वो सब कुछ कहा जो पूर्वांचल की जनता को भा सकती है। नरेंद्र मोदी ने गरीबी पर बोला तो साथ साथ गंगा की भी खूब चर्चा की। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है और गंगा यहाँ का जीवन। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, वाराणसी, आज तक। रैली से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन किए। मोदी संकट मोचन मंदिर में भी गए, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। ये दोनों तस्वीरें उस वक्त की हैं। रैली से पहले जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो वो सबसे पहले गए संकट मोचन मंदिर गए, वहां पर उन्होंने पूजा की, मत्था टेका, और उसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए और फिर रैली स्थल पहुंचे। खबर दिल्ली से। दिल्ली में सरकार को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी आज से सभा करके लोगों की राय जान रही है। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस के दिल्ली में बने नए नवेले अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का तो यहां तक कहना है कि हमने बिना शर्त समर्थन दिया ही नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है। हमने ऑलरेडी अनकंडीशनल सपोर्ट दे चुके हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। लवली साहब, अब आप ही बताएं कि कौन झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी या फिर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल या पूर्व दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल या फिर आप खुद? क्या दिल्ली में समर्थन के नाम पर साजिश का खेल चल रहा है? एक तरफ आम आदमी पार्टी पर सरकार बनाने का दबाव कांग्रेस और बीजेपी बना रही हैं। कि वो तो टालते जाले हैं चीजें। जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन देने को कह दिया, अब वो कांग्रेस पार्टी पर ही पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के मैंडेट को सैल्यूट किया है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैनिफेस्टो के लिए। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि शायद वो मैनिफेस्टो लागू होगा, तो हमारा सपोर्ट उस मैनिफेस्टो को है, हमारा सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं है। अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है तो डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार स्थापित करना होगा। कांग्रेस केजरी गठबंधन पूरी तरह से फुल बहुमत में है इस समय, तो इस कांग्रेस केजरी गठबंधन को मिलकर के सरकार बनानी चाहिए और जो वायदे किए हैं उन वायदों को निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का हाल भी अजीब है। कांग्रेस के इतिहास का हवाला देकर अपना डर भी दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन को सिरे से खारिज भी नहीं कर रही। सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी कहेंगे और सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाएं? वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस समर्थन वापस ले और उनको अपनी जिम्मेवारी से भागने का मौका मिले, जिसको वो निभाना नहीं चाहते। और इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि कृपया हमारी पेशेंस मत चेक करिए। सरकार बनाने के इस खेल में अब सांप बिच्छू का खेल भी शुरू हो गया है। कुमार विश्वास ने कांग्रेस को अपने ट्वीट में दो मुहा सांप कह दिया। इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेगी। वो अपना फैसला जनता से पूछ रही है। राजनीति का तमाशा भी अजीब है और राजनीति का दस्तूर भी। नजरें मिले न मिले, सोच मिले न मिले, लेकिन हाथ मिलाना मंजूर है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने आज अपना मंत्रिमंडल बना लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में दो मंत्रियों पर संगीन आरोप, दोनों जेल में थे, जमानत पर बाहर हैं। और यह सवाल है कि अगर इनकी जमानत कैंसिल हुई तो इन मंत्रियों का क्या होगा। दागी मंत्रियों के नाम पर फंसती रही कांग्रेस अब बीजेपी को इन दोनों मंत्रियों के नाम पर आईना दिखा रही है। ये है राजस्थान बीजेपी में नंबर 2 और आरएसएस का चेहरा माने जाने वाले गुलाब चंद कटारिया। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में आरोपी हैं और अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वसुंधरा ने अपने कैबिनेट में जगह दी है। मंत्री बनने पर सवाल खड़े हुए तो वही पुराना राग अलाप रहे हैं। जो मेरे खिलाफ चार्जशीट पेश की है वही गलत है, तो उसकी बहस चल रही है। अब दूसरे मंत्री राजेंद्र राठौड़ से मिलिए। इनका जयपुर के सेंट्रल जेल में कई बार आना जाना हो चुका है। सीबीआई ने इन्हें दारिया सिंह फर्जी एनकाउंटर का मुख्य साजिशकर्ता माना है। जिनके खुद के कार्यकाल में जिनके आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री जेलों तक पहुंच गए, वो दूसरे पर क्या आरोप लगा? अच्छा रहे शीशे में महल में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं उछाले तो अच्छा है। मदेरणा से लेकर नागर तक अपने मंत्रियों की करतूत से सरकार की किरकिरी कराने वाली कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार के दामन पर दाग देखा तो सवाल खड़े किए। वो लोग जमानत पर छूटे हुए हैं, उन पर आपराधिक मामले लंबित हैं और आज ही कटारिया जी की तो सवेरे सुनवाई भी हुई थी कोर्ट में। फिलहाल 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। गहलोत सरकार के दामन पर लगे दाग को दिखा कर सत्ता में आई वसुंधरा राजे को अब दाग अच्छे लगने लगे हैं। जेल से बेल पर निकले नेताओं को टिकट थमा दिया और जीत गए तो मंत्री बना दिया। आरएसएस को गुलाब चंद कटारिया का साथ चाहिए तो वसुंधरा राजे को राजेंद्र राठौड़ का। लिहाजा 7 दिनों के माथापच्ची के बाद तय हुआ, फिलहाल तो उन्हें मंत्री बनाया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जेल से बाहर आए एक और नेता की यह खबर। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं। जेल से बाहर आते ही वो जुट गए हैं अपनी राजनीतिक तैयारियों में। लोकसभा के चुनाव पर लालू प्रसाद यादव की नजर है और जहां तक बात जेल यात्रा की है तो लालू प्रसाद यादव की यह दलील है कि जेल में तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे हैं। लालू जी दिल्ली पहुंच गए हैं बात करने के लिए, खुद हमारे साथ मौजूद हैं खुद लालू प्रसाद यादव। लालू जी,
दिल्ली आ गए हैं, जेल में रहे, पॉलिटिकल जो 4 राज्यों के चुनाव भी उससे दूर रहे। जेल बात सुन, जेल श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थली है, वहीं कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वहीं बचाव हुआ और कृष्ण भगवान वहीं से निकल के सारे बेड़ियों को काटते हुए और कंस राक्षसी सेना का विध्वंस करके गोखला मथुरा राज किया। तो हमारा हे यादव हे माधव कृष्ण भगवान को कहा गया, तो मैं था जेल में, लेकिन न्यायपालिका जीवित है इस देश में। न्यायपालिका ने जो फैसला लिया है, इंसाफ किया हमको, खास करके बेल के मामले में बेल आउट किया है, तो हम आदर करते हैं न्यायपालिका का, बराबर लड़े हैं। अब बात सुनो, अब ये बिल्कुल जो राक्षसी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा नरेंद्र मोदी, आरएसएस जो हेड क्वार्टर है नागपुर में, ये पूरे सोसाइटी को, देश को कम्युनलाइज कर रहा है, हेट्रेड पैदा करा रहा है। लेकिन कंस कौन है? आपने कहा कंस। अरे सब भाई, सब राक्षसी जितना ही सब इन लोगों को देखा नहीं गुजरात में, बस देखो दूगो कंस है, कंस है, कंस है। एक कंस को मारो, ब्लड गिरता है, फिर दूसरा कंस पैदा हो जाता है। इसलिए हम तमाम यहाँ दिल्ली हम आए हैं बात करके, ये हस्तिनापुर हम लोग का है, ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी आरएसएस का नहीं है। इस देश में हम घूम घूम के चारों तरफ इनको नस्ताबूद करेंगे, हम लोग ज़मीन में गाड़ेंगे, हम भारत को टूटने नहीं देंगे, भारत टूटने का खतरा है।